नमस्कार दोस्तों, मैं समृद्ध राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृद्ध सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ाया था, इससे पहले वाली जो क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ाया था मूल अधिकार। मूल अधिकार का पहला पार्ट हो चुका है। आज उसमें जो रह गया था मूल अधिकार का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने 3 का जिक्र कर लिया था, क्योंकि पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के अधिकार। आज हम पढ़ेंगे चौथे, 5वें और 6ठे अधिकार की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं चौथे अधिकार के पास। चौथा अधिकार हमारे पास क्या था वो हम जान लेंगे। 3 हमने समता का पढ़ लिया, स्वतंत्रता पढ़ लिया और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम इसमें क्या है इसको भी जानने की कोशिश करें। इसको हम 25 से 28 के तहत रखेंगे। इसमें 25 से 28 के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 25 से 28। बात क्या है इसमें, हमारा देश जब धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है तो किसी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से आ गई। हाँ, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का धर्म तो हो सकता है, यानी किसी राज्य का धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन किसी राष्ट्र का धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का धर्म तो हो सकता है। तो उसी प्रकार के हमारे पास यहाँ स्वतंत्रता है। तो क्या थी, नंबर 1 पढ़ेंगे 25 और फिर 26, 27 और 28। जब धार्मिक स्वतंत्रता है तो हमारे पास पूरी, देखिए इसको पूरा डिटेल में पढ़ पाना या पूरी चीज़ जो लिखी हुई है हिडिटो किताब को तो बहुत मुश्किल है। तो इसको हम कैसे जानेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला है मानने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में है कि मानने, कीवर्ड्स हम केवल बता रहे हैं आपको। मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार। यानी आप कोई भी धर्म अपना रहे हैं, आप उसे मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस प्रकार का आपके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। ये पूरी तरीके से हमारे संविधान में आपको अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। अब यहाँ भी कीवर्ड हमने केवल अंडरलाइन कर दिया। धार्मिक प्रबंधन, आप समझते हैं कि धार्मिक प्रबंधन जब हम धर्म चलाएंगे या कोई धर्म के करेंगे तो उससे जो प्रबंधन की प्रक्रियाएं हैं वो उसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता आपको है। तीसरी, धार्मिक संपोषण। अब ये शब्द क्या है, संपोषण, आप समझ लीजिएगा। धार्मिक संपोषण क्या होता है। धार्मिक संपोषण की है कि कोई आपने कोई कार्य किया है, धार्मिक कार्यों की संपोषण की प्रक्रिया है, यानी मुद्रा से संबंधित जितने भी आपके काम हैं या टैक्स से छूट है या जो भी है, आप इसे लिख सकते हैं मुद्रा से मुद्रा से संबंधित जो भी काम होता है वो हमारे धार्मिक कार्यों के संपोषण के कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ हमें 3 अधिकार प्राप्त हो गए कि हमें धार्मिक संपोषण हो गया और प्रबंधन की प्रक्रिया हो गई और वो चीज़ हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ और बचती है, धार्मिक शिक्षा उपासना की में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये धार्मिक शिक्षा, उपासना इत्यादि में उपस्थित होने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। यानी हम धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रसार प्रसार कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक संपोषण कर सकते हैं और धार्मिक शिक्षा प्रसार में आपको आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो आप फ्री हैं, जा सकते हैं। तो ये थी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। अब आ जाते हैं नंबर 5, ये है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अब यहाँ पर क्या है, इसे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, शैक्षणिक अधिकार। ये इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ से ले लेते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें केवल एक विशेष चीज़ याद रखेंगे, कीवर्ड अंडरलाइन कर लेंगे। इसको 29 और 30 के अंतर्गत रखा गया है। 29-30, अनुच्छेद 29 और 30 फिर से ध्यान रखेंगे और एक कीवर्ड अंडरलाइन कर लेंगे, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, यहाँ पर हमारी एक चीज़ समझ में आ गई कि अल्पसंख्यक के संबंध में हमारा ये
आर्टिकल है या अनुच्छेद है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आएंगे 29, अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में। अब हमारे पास दो हैं तो दोनों में कुछ न कुछ तो स्पेशल बात होगी। तो यहाँ पर है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। इसमें क्या है? संरक्षण, यानी अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसी में किया जाता है। और इसमें एक और है कि शिक्षा संबंधी प्रसार। यहाँ पर एक चीज है अल्पसंख्यक, यहाँ पर लिख देंगे अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण। अब इससे क्या संरक्षण, इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि अगर अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति और शिक्षा को प्रसार बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार के लिए तो वो कोई भी प्रकार की संस्थाएं, व्यवस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, जो भी आपकी उनसे संबंधित हैं, स्कूल, कॉलेज जो भी हैं वो आप चला सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं का इसमें प्रावधान दिया गया है। तो हमारे पास 5वां हो गया। अब हम पहुंचते हैं 6ठे की तरफ। 6ठे पे हम पहुंचते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको भी बड़े आराम से समझ लेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे 32 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात आ गई कि आपने सर 29 पढ़ाया, 30 पढ़ाया, 31 छोड़ दिया, तो हम 32 पढ़ते हैं, फिर 31 की बात कर लेंगे। 32 में क्या था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि जो आपको उपरोक्त अधिकार दिए गए हैं, इन उपरोक्त अधिकारों का कहीं भी अगर कोई संरक्षण में कोई कमी या कहीं पर हनन हो रहा है तो ये अधिकार आपको इन सभी संरक्षणों को बचाने के काम आएगा। तो यानी ये सभी को बचाने के लिए प्रयास करता है। और इसमें हमें अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे इस मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। किसके तहत? इसी के तहत। इसीलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की वो आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जितने भी मानव के मूल अधिकार दिए गए हैं उनके सबका संरक्षण तो सिर्फ इसी में समाहित है। अगर कहीं भी हनन हो रहा है तो हम इसी के माध्यम से इसको बचाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब बात कर लेते हैं 31। तो 31 वही था कि हमने शुरुआत पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारे जो अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया था, वो यही था संपत्ति का अधिकार। अब हम आ जाते हैं कि इतने के बाद हमारे पास 6 हो गए। अब हमने लिखाया था 12 से 35। तो 12 से 35 अब हमने आपको पढ़ाया 12 से 32, तो कैसे बात बनेगी? तो 12 से 35 और 32 में अब कैसे बात बनेगी? देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इससे हिसाब करते हैं तब हम आपको बताते हैं। तो 32, 33, 34, यही 33, 34 और 35 में क्या था? देखिए यहाँ तक जो हमने आपको पढ़ाया ये हमारे मूल अधिकार थे। अक्सर कहीं भी कोई पढ़ाता नहीं है, यही मतलब है क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, उसकी भी हम आपको वजह बता दे रहे हैं। इसीलिए नहीं पढ़ाए जाते और कम लोगों को दिमाग 32 तक पता रहता है। अब बताते हैं इसमें होता क्या है कि ये हमारे 32 तक तो अधिकार थे, ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार के संबंध में नियम दिए गए हैं कि कौन कौन से अधिकार किसके संबंध में क्या है, उससे संबंधित जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अनुच्छेद 33 में संसद क्या करती है? सेना, सशस्त्र बल और खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग के जो मूल अधिकार हैं उनमें कुछ कटौती या सीमित कर सकती है। इतना पावर हमारे अनुच्छेद 33 के तहत दिए गए हैं कि सीमित करना। इसका मतलब है कि कहीं कहीं ये वाले सीमित करना है या कहीं ख़त्म भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो सेना के नॉर्म्स और रूल होते हैं वो हमारे 33 के संविधान के अंतर्गत ही आते हैं।
क्योंकि अगर वहाँ पर अपने मानवता के मूल अगर हम लगाएंगे तो हम सारी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा सेना इत्यादि में रूल नियम कड़े होते हैं और वहाँ पर हम मूल अधिकारों का हनन नहीं बता पाते। नंबर 33 हो गया। अब हो गया नंबर 34। नंबर 34 में क्या है कि मार्शल लॉ। मार्शल लॉ अगर हम बात करते हैं, मार्शल लॉ तो नाम सुनते ही आपको समझ में आएगा। मार्शल लॉ मतलब होता है सैनिक कानून। सैनिक कानून, सैनिक कानून का मतलब ये है कि जहाँ भी सेना ने अपना मार्शल लॉ लगा रखा है या वहाँ पर जिस क्षेत्र के अंतर्गत लगा रखा है तो वहाँ की जनता के भी कुछ अधिकार सीमित हो जाएंगे। तो यहाँ भी हैं जनता के अधिकार सीमित हो जाना मार्शल लॉ के क्षेत्र में। मार्शल लॉ के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें जो होते हैं तो वो अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर है या कोई ऐसा संवेदनशील इलाका है जहाँ पर कुछ सेना को मार्शल लॉ लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जनता के कुछ सीमित अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद है 35। 35 में क्या है कि मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कोई भी कानून या कोई भी बदलाव या जो भी कुछ कर सकता है या नया कानून कोई बना सकता है, तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इतनी तो बात हमने कर ली यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद हमने कल एक शब्द जिक्र किया था कि रिट जारी करते हैं। तो रिट मूल अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। तो ये क्या था, तो आज हम बताते हैं अनुच्छेद 32। अब इसको अलग हटा देते हैं बिल्कुल, तब हम आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे क्या था। देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इसके तहत एससी, सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट क्या क्या है, कौन कौन सी रिट्स होती हैं, अब उन रिट्स के मामले में जानना है। तो नंबर 1 पहली रिट जो होती है, तो वो यानी कुल मिला के ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो नंबर 1 पहला आता है हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये नाम हमें पहले ही समझ में आ गया। बंदी मतलब गिरफ्तार। गिरफ्तारी के संबंध में जो हमने अपने पहले आर्टिकल में पढ़ा था वो पहले ही पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 22 में पढ़ा था कि यदि कोई भी बंदा है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहां पर क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत में 24 घंटे के अंदर कोई भी मुलजिम है जो भी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। नंबर 2 परमादेश। ये वर्ड ऐसे हैं, आपको थोड़े से ऐसे लगेंगे कि वकीलों से संबंधित हैं, कोई बात नहीं। परमादेश में आप आदेश जान लीजिएगा। आदेश से संबंधित क्या है कि यहाँ पर आदेश से संबंधित हम 2 चीज़ें देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आदेश देती है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये है उनको आदेश देती है जो सरकारी कर्मचारी हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकारी कर्मचारियों को, कुल मिला के सरकारी कर्मचारी को ये नोटिस भेजती है कि अपने कार्यों कर्तव्यों का ठीक से पालन कर दें। कर्तव्यों का पालन ठीक से करें, पालन ठीक से करें, ठीक से करें।
इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी या जो भी है जहाँ पर बैठा हुआ है उससे अगर कहीं कर्तव्य में कहीं ड्यूटी में अगर ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो उसको ये आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करे। नंबर 3 परमादेश हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध लेख भी कहते हैं। प्रतिषेध लेख, इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या कहता है, ऊपरी अदालत, ऊपरी और निचली लिख लीजिएगा। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को, वो कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी ये आदेश देता है कि ये कार्य आपके क्षेत्र से बाहर है, आप इसको छेड़छाड़ ना करें, ये हमारे क्षेत्र में आने दें, इसे मैं करूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहेगा कि ये सीमा आपके सीमा क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इसे कहते हैं, यानी मना करता है, यानी रोकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा और देख लेते हैं, जिसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या है, बिल्कुल यही है सेम, कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को कहता है कि जो आपके लंबित मुकदमे, यहां पर एक शब्द आप लिख लीजिए, लंबित मुकदमे को आपके क्षेत्र से बाहर हैं, आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाई कोर्ट से, अगर कोई केस हाई कोर्ट में बहुत दिन से लटका हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उत्प्रेषण भेजेगा और कहेगा ये मेरे पास भेज दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला, वो है आपका अधिकार प्रच्छालेख। 5वां है अधिकार प्रच्छालेख, इसको समझ लीजिए। अधिकार प्रच्छालेख आपने एक एक तरफ से सारे पढ़ लिए हैं, और अधिकार प्रच्छालेख में ये आता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी सार्वजनिक अधिकारी को इस बात का नोटिस भेजता है कि वो जिस पद पर बैठा है कि वो असंवैधानिक पद का तरीका तो नहीं है, असंवैधानिक पद से तो नहीं लिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं उसकी योग्यता की जांच का परख लेता है, योग्यता की परख, यानी उससे ये नोटिस करके पूछता है कि जो आपने पद लिया है वो संवैधानिक तरीका है या नहीं, तो वो अपने नोटिस में अपना जवाब देगा। तो ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, इससे संबंधित एक पॉइंट और है जिसको थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि आपातकाल लग जाता है। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो कौन कौन से निलंबित हो जाते हैं, कौन कौन से निलंबित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 आपके छोड़कर बाकी सभी निलंबित किए जा सकते हैं, और ये और इनको कभी भी निरस्त नहीं किया जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद हमारे निलंबित नहीं होते हैं या निरस्त नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं। बस इससे छोटी सी बात एक निकलेगी कि जो हम लिखते हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। अब जैसे हमने कोई लिखा आपको भारतीयों को प्राप्त हैं, तो भारतीयों को प्राप्त के लिए हमारे पास 15 और जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो एक तो हो गया हमारे पास 15 अनुच्छेद में हमने पढ़ा था। उसके बाद हो गया 16 में हम पढ़ सकते हैं कि उसमें अनुच्छेद जितने भी पढ़े थे आपने 15 से लेकर के वो 14 से लेकर के 18 तक किस में पढ़े थे, समानता वाले में। उसके बाद पढ़ सकते हैं 19 और 20, ये हमारे किसके हैं, भारतीयों को प्राप्त हैं, और 19-20 हो जाएगा। और इसके बाद 20 और स्वतंत्रता हो जाएगा, नहीं 20 नहीं आता है, 29 आता है, 29 और 30, 20 नहीं आता है। ये केवल ये हमने समता में पढ़े थे, ये स्वतंत्रता में पढ़े थे, और ये हमने अल्पसंख्यक के मामले में पढ़े थे। तो ये ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो आपसे यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है।
तो बस यहीं से मिल जाएगा कि इनमें से इतने अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो भारत और विदेशियों को प्राप्त हैं वो भी दोनों हैं। तो यहाँ से हमने कोशिश ये करी कि जितने भी आपके इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे इसमें समेटने की कोशिश करी है। तो आज के लिए इतना ही, बस अपना और अपनों का ख्याल रखें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के पास शेयर करें, और हमें ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।